पढ़ रहे हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो तक हमने फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तक पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Dr. Bhimrao Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution। ये इतना important right है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल भी कहा था। बाकी सारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट वर्क करता है। Why? Because this right gives a citizen the right to approach a high court or the supreme court to get any of the fundamental right restored in the case of their violation। इस राइट के द्वारा हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। The Supreme Court and the High Court can issue orders and gives directives to the government for the enforcement of the rights। Right to constitutional remedies, the court can issue various special orders known as writs। फर्स्ट रिट जो इशू करता है वह है habeas corpus, means that the court orders that the arrested person should be presented before it। It can also order to set free an arrested person if the manner of grounds of arrest are not lawful or satisfactory। अगर किसी व्यक्ति को illegally या lawfully एक्टिविटीज के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसको फ्री किया जाए या उसको रिमांड में दिया जाए। और पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर उसको अपने सबसे नजदीकी जो कोर्ट होता है वहां उसको पेश करना पड़ता है और वहां उसको प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को फ्री करना है। अगर उसको लॉफुली अरेस्ट किया गया है तो उसको रिमांड में देगा और उसको अरेस्ट किया गया है वो लॉफुल नहीं है तो वो उसको फ्री करने का आदेश भी दे सकता है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। मैंडेमस issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of individual। जब कोई व्यक्ति ऑफिस बेयर जिस ड्यूटी के उसको असाइन किया गया है उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है पर्टिकुलरली, तब कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि अपनी ड्यूटी को वो करे उचित तरीके से जैसे उसको करना चाहिए, क्योंकि यह ड्यूटी नहीं करना भी एक प्रकार से फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है यानी उल्लंघन है। Prohibition issued by the higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। जब कोई लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऐसे किसी मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है यानी उनके न्यायाधिकार से बाहर है, ऐसे किसी मामले को कोर्ट उसको सुनवाई करने से रोक सकता है और इसके लिए जो वो रिट इशू करता है उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है क्यो वारंटो। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, कोई एक व्यक्ति किसी ऑफिस का वो अध्यक्ष बना हुआ है पर वो उस पोजीशन के लिए एंटाइटल नहीं है या वो उसके लिए योग्य नहीं है, तब कोर्ट जो है क्यों वारंटो रिट इशू करता है ताकि उस व्यक्ति को जो इलीगली या गलत तरीके से उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसको उस पद से हटाने के लिए। जैसे मान लिया कोई जैसे डेयरी फेडरेशन है, डेयरी फेडरेशन का जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन होता है 5 इयर्स होने के बाद या 4 इयर्स होने के बाद उसको रिजाइन करना पड़ता है, पर कोई व्यक्ति बिना इलेक्शन के उस सीट पे बैठ जाता है या उस ऑफिस को हैंडल करता है, तब कोर्ट उसको क्यों वारंटो इशू करके उस पोस्ट से हटा सकता है। लास्ट है सर्शोरारी। अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी और कोर्ट। ये एक प्रकार से प्रोहिबिशन का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। प्रोहिबिशन में हमने देखा था जब लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और कोई सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो ऐसे किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर चले जाते हैं जो उनके अधिकार में नहीं होता है, ऐसे में कोर्ट उनको रोकता है प्रोहिबिशन के द्वारा और उस मामले को जब वो अपने पास मंगवाता है तब वो कहलाता है सर्शोरारी। तो ये कुछ 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी प्रोविजंस किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी देयर आर अदर मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। कुछ सेपरेट कमीशंस बनाए गए हैं। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, द नेशनल कमीशन ऑन विमेन, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। देयर इज आल्सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल एंड अदर राइट्स। ये कुछ अलग अलग कमीशन है। माइनॉरिटीज के लिए अलग कमीशन बनाया गया है, वुमेन के लिए अलग कमीशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
और ऐसे ही SC/ST के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेपरेट कमीशन काम कर रहा है। ये सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवन भारत के अंदर एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया गया है जो हमारे फंडामेंटल और अदर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इसके फंक्शंस हैं। द कमीशन इज फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ इट्स ऑन इनिशिएटिव और द पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट। अगर कोई पिटिशन इसके सामने आई है तो उसकी इंक्वायरी करेगा, अदरवाइज ये खुद भी अपना ऑन इनिशिएटिव लेकर, संज्ञान लेकर किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। अगर कोई पिटिशन इसके सामने विक्टिम लेके आता है और नहीं भी लेके आता है तो अब भी ये स्वयं संज्ञान से किसी मामले की सुनवाई कर सकता है जहां ह्यूमन राइट्स वायलेट्स हो रहे होते हैं। जेल में टाइम टू टाइम ये विजिट करते हैं, जेल के जो कैदी हैं उनके हालात देखने के लिए। कई बार जेल के कैदियों के साथ बहुत बुरा मानवोचित बर्ताव नहीं किया जा रहा होता है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये टाइम टू टाइम जेल विजिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहते हैं। द कमीशन डज नॉट हैव पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पर सबसे बड़ी बात, ह्यूमन राइट कमीशन के पास किसी मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, वो केवल रिपोर्ट ही दे सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है, हेड होता है, वो भारत का एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और ये केवल गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को रिकमेंडेशंस कर सकता है। रिकमेंडेशंस इस बात के लिए कि भाई प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है किसी मामले की जांच के लिए या नहीं की गई है, या उस कार्रवाई को शुरू किया जाए। मामले की जांच करना और उसके ऊपर एक्शन लेना गवर्नमेंट और कोर्ट का काम है। ये केवल अपनी रिकमेंडेशंस कोर्ट तक और गवर्नमेंट तक भेजता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बारे में लिखा है, सेकंड पार्ट के अंदर सिटीजनशिप के बारे में डिटेल्स दी गई है, थर्ड पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया है, और जो फोर्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 22 में से जो फोर्थ पार्ट है वहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बतलाया गया है। स्टेट अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनको डायरेक्शंस दिए गए। एक्चुअल में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हमारी गवर्नमेंट इतनी एडवांस नहीं थी कि वो सारे के सारे राइट्स या फैसिलिटीज जो हमको मिलनी चाहिए थी वो उस वक्त प्रोवाइड करा सके, इसलिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ी गई। जैसे जैसे सरकार के पास फंड्स होंगे, पैसा होगा, गवर्नमेंट एडवांस होती जाएगी, वो हमारे ये भी एक प्रकार के राइट्स हैं, इन राइट को हमारे को प्रोवाइड कराएगी। पॉलिसी मेकिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस द चैलेंज बिफोर द कंट्री वाज ब्रिंग द इक्वालिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, बट at the same time we did not have enough resources to put everything under fundamental right category। इन सब चीजों को भी, इन सारी बातों को भी फंडामेंटल राइट में दिया जाना चाहिए था, पर हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन सारी चीजों को छोड़ दिया सरकारों के ऊपर। Also our constitution makers did not want to burden the policy makers where every citizens will be गोइंग टू कोर्ट फॉर आस्किंग देयर राइट। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो सरकारों पर एक प्रकार का बोझ नहीं डालना चाहते थे कि हर किसी राइट के लिए लोग चले जाएं और सरकार के पास जाकर उनको लागू कराने की बात कहें। इनके लिए हम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के अंदर ये डायरेक्शंस दिए गए हैं और हमारी गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही। सो दे कम आउट विद गाइडलाइंस दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। These are non-judiciable. It means that if the government does not bring these principles into actions, the citizen cannot go to court for asking its implementation. The chapter on directive principles lists mainly three things. First, the goals and objectives that we as society should adopt. वो goals और objectives जो society को adopt करने चाहिए. Second, certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights. ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी मिलने चाहिए। थर्ड, सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है उसकी नेचर के हिसाब से। गोल्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। नेक्स्ट है पॉलिसीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी तक गवर्नमेंट ने
अडॉप्ट नहीं किया है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ द अल्कोहलिक लिकर, कई स्टेट के अंदर शराब बंदी की जा चुकी है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो घरेलू उद्योग है उनके प्रमोशन के लिए सरकार काम करेगी। प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो दुधारू पशु हैं उनको बचाने के लिए सरकार काम करेगी। जैसे कि गो हत्या निषेध के लिए जो कानून बनाया जाना है वो इसी का उसका डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत को प्रमोशन करेगी। ये जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर 1992 के बाद विलेज पंचायत के लिए एक अमेंडमेंट लेके आया गया, जिसको हम इस चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 73, जिसके द्वारा भारत के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया, रेगुलाइज किया गया। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्थिक शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ भी हमें सुरक्षा दी जाए। राइट टू वर्क, इनमें से कुछ राइट हमें दिए जा चुके हैं और कुछ के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यहां तक कि 6 साल से छोटे वर्ष के बच्चों के लिए भी एजुकेशन का बंदोबस्त राज्य करेगा। ये एक नया डायरेक्शन है जो उसके अंदर बाद में ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, जहां भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वहीं पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। और ये ड्यूटीज ओरिजिनल संविधान उसमें नहीं थी, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, जो 1996 में किया गया था, उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस दौरान 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आया और उस अमेंडमेंट में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से अडॉप्ट की है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको इंक्लूड किया गया है पार्ट 4A में। However, the Constitution does not say anything about enforcing these duties. हालांकि संविधान में इन ड्यूटीज को एनफोर्स कैसे किया जाएगा इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। As citizens, we must abide by the Constitution, defend our country, promote harmony among all citizens, protect the environment. ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। However, it must be noted that our constitution does not make any enjoyment of the rights dependent on the condition upon the fulfillment of the duties. हमें इन ड्यूटीज को मानने के बाद फंडामेंटल राइट मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूटीज को हम फॉलो करें या ना करें, पर फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। In this sense, the inclusion of fundamental duties has no change in the status of our fundamental rights. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है? क्या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं या दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं? क्योंकि कोर्ट में कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट को लेकर सरकार और कोर्ट आमने सामने हो गए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स restrain the government from doing certain things. इन दोनों में रिलेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन देयर नेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर पॉजिटिव इन देयर नेचर। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आपको यह नहीं करना है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट को डायरेक्शन से कि आपको ये सब कुछ करना है हमारे बेटरमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। सरकार को ऐसे काम करने से रोका जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करते हैं या उनको कम करते हैं। मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंस ही देखेगा, और ये पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाए गए। ये इंडिविजुअल्स के राइट की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल्स को फ्रीडम देने की बात करते हैं, और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर सभी को इक्वलिटी मिले, सोसाइटी में सभी का ध्यान रखा जाए, इस बात के ऊपर इसका फोकस है। एग्जॉस्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, और ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार को ये सर्टेन थिंग्स करनी है। और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तब हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक लीगल राइट है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था लीगल राइट्स में और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और बहुत बार कोर्ट के सामने कई क्वेश्चंस रेज हुए, कई ऐसे मामले आए, और उसके बाद
हमारे पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली देयर वाज फंडामेंटल राइट टू अक्वायर, पजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का और उसको मेंटेन करने का राइट था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। जैसे सरकार सड़क बना रही है, रेलवे ट्रैक बना रही है, उस दौरान किसी की कोई प्रॉपर्टी या जमीन सरकार के सामने आती है, सरकार उसको अक्वायर कर सकती है। In 1973, the Supreme Court gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the Constitution, and therefore Parliament had power to abridge this right by amendment. Basic structure की बात की गई 1973 के अंदर, इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। In 1978, तो आप याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है, 44th अमेंडमेंट जो है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के लिस्ट में से बाहर निकालने के लिए। In 1978, the 44th amendment of the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 300A। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।